हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट करंट अफेयर सीरीज। आज हमारा दूसरा सेशन है एंड टुडे विल टॉक अबाउट द एज वी हैव डिस्कस, जैसा हमने डिस्कस किया था। आज हम लोकायुक्त का इशू डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट ये है कि गोवा के लोकायुक्त हैं, उन्होंने जब अपनी पोस्ट को छोड़ा, जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, तो इन्होंने जब अपनी पोस्ट को छोड़ा तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया। इनसे पूछा गया कि भाई लोकायुक्त में क्या इश्यूज हैं, तो इन्होंने कहा अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो इस पोस्ट को एबॉलिश कर देना चाहिए। तो ये किसी का भी कहना बहुत बड़ी बात है। ये हमें बताता है कि लोकायुक्त की पोजीशन की सिचुएशन अभी क्या है। तो आज के करंट अफेयर के डिस्कशन में हम बात करेंगे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लोकायुक्त, लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे, ओम्बड्समैन की बात करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लोकपाल, लोकायुक्त। लोकपाल का इशू हम टच नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स है। लोकायुक्त की बात करेंगे, लोकपाल कभी और हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है डेमोक्रेसी से। कोई भी डेमोक्रेसी होती है वो किस पर होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? तो डेमोक्रेसी को पावर कौन देता है? कौन पावर करता है? कौन सोवरेन है डेमोक्रेसी में? हम हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसलिए डेमोक्रेसी क्या होती है? मेनली वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। ये लोगों के भलों के लिए बनती है, ना कि कुछ लोगों के भलों के लिए। वेलफेयर ऑफ ऑल, है ना? वेलफेयर ऑफ ऑल की जब भावना रहेगी तो क्या रहेगा? गवर्नमेंट बनाई जाएगी, गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत बड़ी होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, सिविल सर्विसेज होगा, जो ये सब काम करेगी, जो वी द पीपल को क्या करेगी? उनको गुड्स एंड सर्विस देगी। बट इस आइडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़े पावरफुल हो जाते हैं, स्पेशली इफ द डेमोक्रेसीज आर बिग। इनकी इनके पास पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इनको भी क्या ठहराया जाए? अकाउंटेबल ठहराया जाए। दे नीड टू बी अकाउंटेबल। और इनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए लोगों के पास एक तरीका होना चाहिए जहां वो अपनी ग्रीवियंस को रिड्रेस कर सके। मान लीजिए कि ये गए, कोई गया उनकी कंप्लेंट लेके, बट वो कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई, तो एक जगह होनी चाहिए जहां वो इंसान अपनी ग्रीवियंस को रिड्रेस कर सके। उस ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को ही क्या बोलते हैं? ओम्बड्समैन। चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 किस चीज में? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारी है भारतीय संविधान की, उसमें आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो मैं वेलफेयर की बात कर रहा था, जो वेलफेयर ओरिएंटेशन है स्टेट का भारत में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा है। और इसीलिए फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी एक्सपैंड होती है। तो भारतीय कॉमन आदमी किसके बीच में फंसा हुआ है? यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट, और यहाँ पे ये पॉलिटिशियन। तो इनको क्या करना जरूरी है? इनसे अगर इस इंसान को बचना है, अगर वी द पीपल की फीलिंग को बना के रखना है, तो इस इंसान को क्या चाहिए? एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके द्वारा ये इनको अकाउंटेबल ठहरा सके, क्वेश्चन पूछ सके, अपनी प्रॉब्लम को वहां पे शेयर कर सके। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्या आता है? ओम्बड्समैन। ठीक। अभी ओम्बड्समैन को कैसे कई स्कॉलर्स ने डिफाइन किया, स्कॉलर्स का नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, बट कैसे डिफाइन किया है? बलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ऑफिशियलडम। ऑफिशियलडम मतलब यही ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए। तो इन लोगों की जो टायरनी है, इन लोगों से जो बचाना है, किसको? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वी द पीपल को। देन ओम्बड्समैन एज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियस, कि ये ओम्बड्समैन जो होगा ये इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा पब्लिक के कॉन्शियंस को, जो हेल्प करेगा पब्लिक को अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, पब्लिक को अपनी ग्रीवियंस रिड्रेस करने के लिए। चलिए, अब बात आती है कि ओम्बड्समैन की पूरी दुनिया में बात कहां शुरू हुई? पूरी दुनिया में ओम्बड्समैन की बात शुरू हुई स्वीडन से। तो 1809 में स्वीडन में पहली बार ये ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया। एक ये मॉडल क्रिएट किया स्वीडन ने, है ना, यहाँ पे। और स्वीडन आपको पता है क्या है? टॉप की डेमोक्रेसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप पे है, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप पे है। तो ये क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री है, अलोंग विद द फिनलैंड एंड द नॉर्वे। तो ये क्या कंट्री है? ये कंट्री जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छे हैं। करप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर एग्जांपल, आज हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत लो है। उसके बाद आपका जो पहली कंट्री कॉमनवेल्थ की थी, वो क्या थी? न्यूजीलैंड, जिसने
इसको कॉन्सेप्ट को अपनाया 1962 में, ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट को। फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज, बाकी डेमोक्रेसीज ने, यूके ने अपनाया, और धीरे धीरे वो भारत में भी आया। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में भी बात चली कि भाई हमारे यहाँ भी इस तरीके का ओम्बड्समैन होना चाहिए। इसके लिए भारतीय सरकार क्या अपॉइंट करती है, एक एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में सेटअप किया गया। सेकेंड एआरसी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, इसकी रिकमेंडेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकेंड एआरसी कब चलाया गया, 2005 में। तो जो फर्स्ट एआरसी था उसने ही रिकमेंड किया कि भाई दो हमारे पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लोकपाल होना चाहिए, एक लोकपाल होना चाहिए और एक लोकायुक्त होना चाहिए। लोकपाल का होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए दिल्ली में, और लोकायुक्त का होना चाहिए हर स्टेट में होना चाहिए। जैसे चीफ एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए सेंटर में, और स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए स्टेट्स में। तो उस तरीके की बात। सेकेंड, ये रिकमेंडेशन किसका था, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का। अब खुद सोचिए उन्होंने कैसे कैसे लोकायुक्त को क्या क्या पावर दी होंगी। अगर ये जो लोकपाल या लोकायुक्त बनेंगे, उनको क्या पावर दी होंगी, क्या उनके सिग्निफिकेंस होगी, या क्या उनके उनको मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सोचिए आप खुद। पहली बार उनको किसको अकाउंटेबल ठहराना है, सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस को, जो स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो अगर वो क्या होने चाहिए, इन लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए। उनके अपॉइंटमेंट में इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होने चाहिए, वरना वो अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे। प्लस लोकपाल और लोकायुक्त को अगर आपको पावर देनी है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन शुरू कर सके, है ना, वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवा सके। सो यही बात है एआरसी ने बोली। इन्होंने कई चीजों के बारे में बोला कि लोकायुक्त के पास लो, या लोकपाल है, लोकायुक्त के पास ये पावर वो पावर होनी चाहिए। अगेन टू रिटरेट, लोकपाल कहाँ पे होता है, सेंटर में, और लोकायुक्त कहाँ होता है, स्टेट्स में। तो देखिए इन्होंने ऐसी ही बातें की कि भाई इन लोगों को इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, इनका हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस फंक्शनरी के बराबर का स्टेटस होना चाहिए, इनके पास डिस्क्रिशनरी हो फील्ड होनी चाहिए जहां पे ये इनजस्टिस, करप्शन, फेवरेटिज्म को रोक सकें, और भी बातें इन्होंने की गई। उनको कोई भी पैसे से कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए इस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से। जब ऐसी बातें आएंगी तो लोकपाल क्या कर पाएगा, लोकपाल या लोकायुक्त क्या कर पाएंगे, बहुत इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। उन्होंने रिकमेंड तो कर दिया सेकेंड फर्स्ट एआरसी ने, और भारतीय सरकार ने इवेंचुअली ये रिकमेंडेशन मान भी लिया। ठीक है भाई हम करेंगे इसको, वी विल डू इट, रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड। बट भारतीय सरकारों ने ओवर द पीरियड कई सारे लेजिस्लेशंस लेकर आए लोकपाल बनाने के लिए, बट कोई पास नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, लेजिस्लेशन आते थे, पास नहीं हो पाते थे किसी भी कारण से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनको इंडिपेंडेंट हराने की बात है। आप खुद समझिए, एग्जीक्यूटिव खुद लाके लेजिस्लेचर ला रहा है कि मुझे अकाउंटेबल ठहराओ, मैं करप्शन नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है ना। करंट सिचुएशन भारत की, अगर करप्शन में मेजर करनी है तो क्वालिटेटिवली हम कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिवली हम मेजर करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से। तो 2017 में भारत की रैंक थी 81, 2018 में रैंक आई 82, और अभी 2019 में रैंक है 80। तो आप ऐसे याद रखिए कि 80 में अराउंड घूम रहे हैं हम। तो ये कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है इंडिया की परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक, तो ये दिखाता है कि भारत को क्यों एक करप्शन, एंटी करप्शन मेजर या एंटी करप्शन क्रूसेड होना चाहिए था। और इसी के लिए आपको याद होगा, बहुत फेमस आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आपको याद होगा। स्वामी अग्निवेश हैं, किरण बेदी हैं, कितने सारे लोग हैं, अन्ना हजारे हैं, है ना। अन्ना हजारे मूवमेंट टाइम के टॉप 10 न्यूज स्टोरी बने थे 2011 के। जितना बड़ा प्रोटेस्ट शाहीन बाग का हुआ था, शायद उससे बड़ा प्रोटेस्ट और उससे ज्यादा सपोर्ट मीडिया का आपके इस प्रोटेस्ट को मिला, जिसने आपकी सेकंड यूपीए गवर्नमेंट को अल्टीमेटली गिरा भी दिया, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम कर दी, और उसी के साथ मोदी जी सत्ता में भी आए। तो अन्ना हजारे मूवमेंट किस बात पे फोकस था, अन्ना हजारे मूवमेंट इसी बात पे फोकस था कि हमें चाहिए एक जन लोकपाल, हमें चाहिए एक जन लोकपाल, हमें चाहिए करप्शन से मुक्ति। अब आप देखेंगे कि 2013 में हमारी रैंक और भी पुअर थी,
94 थी। तो सिचुएशन तो थोड़ी इंप्रूव हुई है, क्योंकि आपका 2013 में जन लोकपाल का एक्ट आया, उसके बाद हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी के मेजर लिए, वो बात ठीक है। बट स्टिल लोकपाल आया आपका 2013 में, जैसे आपके जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद आपने पुश किया इन्होंने, और पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ। कौन सा बिल? लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013। 2013 में ये एक्ट पास हुआ। जब ये एक्ट पास होगा तो दो बॉडी बनाई गई, लोकपाल एंड लोकायुक्त, और ये दोनों क्या होंगी? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी होंगी। क्यों? क्योंकि इनको एक एक्ट के अंतर्गत लाया गया है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है ना, ये तो एक एक्ट के अंदर है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये काम क्या करेंगी? ये फंक्शन करेंगे एज एन ओम्बड्समैन। अच्छा, ओम्बड्समैन जो है ना, ये वर्ड ओम्बड से बना है। ये वर्ड क्या है? स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश, क्योंकि स्वीडन में पहली बार आया था, और इसका मतलब होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और ये क्या करेगा ओम्बड्समैन? इट विल इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द सर्टेन पब्लिक फंक्शनरी एंड फॉर द रिलेटेड मैटर। ये परफॉर्म करेगा, ये इंक्वायर करेगा करप्शन एक्ट्स के लिए। ये पब्लिक फंक्शनरी की, भाई को करप्शन एक्ट कर रहा है तो उस पर एलिगेशन है, लोगों ने कंप्लेंट की, या इन्होंने सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो मतलब कि लोकपाल या लोकायुक्त बैठे हैं, इन्होंने खुद देखा कि देखो ये करप्शन हो रहा है, उन्होंने खुद से केस उठा लिया। उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो उसमें वो केस पे कार्य करेंगे। चलो, तो ये बात तो हो गई। बट क्या 2013 के एक्ट के आने के बाद ही ये सब बात शुरू हुई? आंसर है नहीं। आपका स्टेट्स में, अब हम लोकायुक्त पे आ जाते हैं, स्टेट्स में जहां लोकायुक्त की बात चल रही है, उन्होंने आपका 2013 से पहले बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी लोकायुक्त अपॉइंट कर रखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेट उड़ीसा था, 1970 में उन्होंने लोकायुक्त बना लिया। केरला का मॉडल बहुत फेमस है, केरला और कर्नाटका का, इन्होंने 1985 और 1999 में अपना अपना लोकायुक्त बना लिया। बट 2013 के आने के बाद एक सेंटर से लॉ पास हुआ, और उस लॉ के पास होते ही वो क्या बन गई? एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म बन गया, और हर स्टेट को अब लगाना पड़ा। इस सब 2013 के पहले क्या था? हर स्टेट के पास डिस्क्रिशन था कि लगाओ और चाहे ना लगाओ, वो आपकी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है। बट 2013 के बाद आपका ये लागू हो गया, और हर स्टेट को अब लोकायुक्त लगाना ही लगाना पड़ेगा। कहने की बात ये है। अब लेकिन अगर हम अभी गोवा की सिचुएशन की बात करें, पहले हम ये बात करते हैं। अच्छा, ये जो लोक, अब हम लोकायुक्त पे ही हैं, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट लोकायुक्त की पावर वेरी करती है। जैसे पावर टू इन्वेस्टिगेट लेट्स से, तो लोकायुक्त फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टेट में लोकायुक्त कंप्लेंट से अपना कैन इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन ईदर ऑन द कंप्लेंट्स और सुओ मोटो। खुद से भी कर सकते हैं सुओ मोटो, जैसा मैंने आपको बताया, या कंप्लेंट आने के बाद। बट कई कई स्टेट्स में उनको ये पावर नहीं दी गई है, सुओ मोटो पावर। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम जैसे स्टेट्स में। तो यहाँ पे मैंने जैसा बोला कि हर स्टेट टू स्टेट में बहुत वैरी करता है। किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है सुओ मोटो, किसी में नहीं दी गई है। सिमिलरली किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है, और किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को प्रोसेसिंग करप्शन के एलिगेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो थोड़ा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हर स्टेट का अलग और अलग है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि गोवा का जो लोकायुक्त थे मिस्टर मिश्रा, ये कहते हैं कि भाई जैसा केरल और कर्नाटका में होता है, अगर वैसी पावर दी होती तो थोड़ा बेटर और होता। बट हमें तो वो भी पावर नहीं दी गई। इसलिए बात करते हैं गोवा के लोकायुक्त की। गोवा के लोकायुक्त बहुत पहले बन गए थे, इस 2013 के एक्ट से पहले। ये करीब 2003 में इसकी परिकल्पना की गई, और 2011 में ये फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसको कर्नाटका और केरल के मॉडल पे बनाया गया, बट उसके कई प्रोविजन थे, उनको डाइल्यूट कर दिया गया। हम देखेंगे वो। ठीक है। तो ये थी आप गोवा के लोकायुक्त की स्टोरी। और आप अगर ओवरऑल लोकायुक्त देखेंगे, और ये स्टोरी है 2018 की। लोकपाल की तो बात छोड़िए, उसको हम एक दिन डिस्कस करेंगे। लोकपाल को 2013 के बाद अपॉइंट होते होते 2017-18 हो गया। ठीक, वो बात तो बहुत अलग है। लोकायुक्त में भी बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे लोकायुक्त की बॉडी तो बना दी कि भाई ये ऑफिस है लोकायुक्त का, बट अंदर लोकायुक्त अपॉइंट नहीं किया। तो स्टेट्स विदाउट लोकायुक्त, आप देख सकते हैं कितने स्टेट्स में लोकायुक्त को अपॉइंट नहीं किया गया।
तो अगर हम मॉडल स्टेट्स की बात करें, अच्छे जो स्टेट्स ने काम किया है वो कर्नाटका और केरल ने अच्छा काम किया है अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्ता। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि लोकायुक्त के और क्या चैलेंजेस हैं जो गोवा के लोकायुक्त ने आइडेंटिफाई किए, पहला ओवरबर्डन। देखिए, कॉमन आदमी को कोई दिक्कत है वो क्या करता है, एफआईआर साइन करता है, एफआईआर फाइल करता है, पर पुलिस एफआईआर फाइल नहीं करती। कभी कभी आपको पता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो ये कंप्लेंट लेके कहाँ जाएगा, ये जाएगा लोकायुक्त के पास। अगर ये एफआईआर फाइल हो गई होती तो लीगल जुडिशियल प्रोसीडिंग चालू होती है और उस पर काम आगे होता। पर ये लोकायुक्त के पास आता है, तो इसलिए क्या हो रहा है, जब पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पुलिस है, तो लोकायुक्त क्या हो रहा है, ओवरबर्डन हो रहा है। इनके पास इतने केस आ गए 6 महीने के अंदर ही, इनके पास बहुत सारे केस, 180 प्लस केस आ गए 6 महीने के अंदर ही। इनका 6-7 महीने का टेन्योर था। दूसरा, गोवा के लोकायुक्त कहते हैं कि चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे कोई भी रहे या कोलिशन रहे, प्रॉब्लम एज इट इज है। ब्यूरोक्रेटिक इनडिफरेंस, ब्यूरोक्रेटिक एपेथी टू द पब्लिक, ब्यूरोक्रेटिक एपेथी मतलब पब्लिक की नहीं सुननी है तो नहीं सुननी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि रिस्पेक्टिव नॉन पार्टीजन पब्लिक एपेथी है। अब पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, ये नॉन पार्टीजन है, ये मतलब सबके साथ ये ऐसा कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। फिर बोलते हैं लैक ऑफ पावर, कहते हैं लोकपाल को, लोकायुक्त को पावर नहीं है, लैक ऑफ पावर है। किस चीज की, प्रोसिक्यूशन की, जैसे कि कर्नाटका और केरला में है। भाई कंप्लेंट आई और लोकायुक्त ने बोला कि भाई अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो लोकायुक्त के पास इतनी पावर नहीं है अपने आप को इन्फोर्स करने की, कि भाई अगर लोकायुक्त ने बोला है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए। दूसरी पावर, लोकायुक्त के पास कंटेम्प्ट का भी पावर नहीं है। जब हम कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे एक दिन, एक करंट अफेयर्स में, मतलब कि लोकायुक्त के पास अगर लोकायुक्त की बात किसी ने नहीं मानी, तो उसका अगर उस पे लोकायुक्त को पावर नहीं है कि उसको पनिश करने की। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, प्रशांत भूषण का केस था, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी प्रशांत भूषण ने फॉर एग्जाम्पल, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है कि भाई आपको ये पनिशमेंट हम दे रहे हैं। तो लोकायुक्त के पास कंटेम्प्ट का पावर नहीं है। और सेकंड एआरसी ने क्या बोला था कि भाई हाईएस्ट जुडिशियल ऑफर, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी का स्टेटस होना चाहिए, नहीं, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट बात करें हम, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ काम करने के लिए लोग ना हो। आप खुद समझिए, अगर लोकायुक्त हैं, उनके साथ काम करने के लिए बाबू लोग नहीं है, क्लर्क्स नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छी विंग नहीं है, पुलिस ऑफिसर्स नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, उनको स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, पॉलिटिकल विल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की, सीएम नहीं चाहता कि लोकायुक्त अच्छे से काम करे, तो ना वो फंडिंग करेगा, ना वो लोग देगा, ना वो हेल्प करेगा। और ये बहुत बड़े चैलेंज है आपके लोकायुक्त के साथ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए लोकायुक्त, आपके गोवा के लोकायुक्त बोलते भी हैं कि भाई ये तो धृतराष्ट्र और गंधारी की तरह ये सीन हो गया, कि बस ऐसे बैठे रहो। और वो कहते हैं कि भाई केवल हम बोलते तो रहते हैं, बहुत सारी ये जो मोह है ना, पुत्र मोह और पार्टी मोह, ये सब हम रूफ टॉप से चिल्ला चिल्ला के बोलते तो हैं करप्शन के लिए कि करप्शन रोको, करप्शन रोको, करप्शन रोको, बट अगर जब उनको रियल में इरेडिकेशन करने की बात आती है तो हम केवल लिप सर्विस देते हैं, हम बस बोल देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब ये इशारा किसकी तरफ था ये नहीं पता, बट ये इशारा बेसिकली पॉलिटिशियंस की तरफ था, जो बात करते हैं कि नहीं करप्शन, करप्शन नहीं, करप्शन ये, करप्शन वो, बट अल्टीमेटली दे डू नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प आउट, टू वीड आउट करप्शन। वो करप्शन को इरेडिकेट करने में, वीड आउट करने में कोई हेल्प नहीं करते हैं। ये बहुत सारे केस देते हैं, गोवा के सीएम का केस देते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं मांगी इनकी, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की अपनी गवर्नर को, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और बहुत सारे केसेस। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें समझना है कि पॉइंट ऑफ लोकायुक्त के चैलेंजेस क्या हैं, और इसको दूर करने के लिए खुद स्टेप्स भी बताते हैं। जैसे कि पहली बात, गिव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब अगर लोकायुक्त ने ऑर्डर दिया तो वो मैंडेटरीली फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं हुआ तो कनेक्शन में क्या है, कंटेम्प्ट का पावर भी होना चाहिए, कि कंटेम्प्ट मतलब कि पनिश कर सके, ही इज एबल टू पनिश द अदर वन, पीपल, ऑफिशियल्स, कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल विल से हो और चाहे वो पुलिस से हो।
तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा तभी लोकायुक्त अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज लोकायुक्त विल रिमेन अ वेरी वीक इंस्टीट्यूशन। तो भी करप्शन वो क्या रह जाएगा कि भाई करप्शन हटाना है, वो क्या रह जाएगा, केवल एक रिटोरिक रह जाएगा, वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है रियलिटी में तो आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एट द स्टेट लेवल इज लोकायुक्त। और इसको आपने जब डिसएम्पावर कर रखा है तो आप कैसे करप्शन को बीट आउट करोगे? ठीक है। सो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन फिनिश करते हैं। आपको ये पीडीएफ अपने फ्लैट पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आप हमारे करंट अफेयर्स एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग पे। ठीक है। सो मैं आपको एक सेशन एडवांस में बता दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग पे। सो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।